नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो ये वीडियो स्पेशल एनसीईआरटी के डिजाइन किए गए हैं मेरे साथी अध्यापकगण और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि वो अच्छे से एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ सके। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा अध्याय 6, हमारे आसपास की सामग्री। हमारे आसपास की सामग्री मतलब हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है कि वो किस प्रकार से काम करती है, वो किस चीज की बनी हुई है और क्या क्या उनकी अन्य विशेषताएं हैं। तो चलिए आपका ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते और आज का जो अध्याय है वो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्टिंग में आपको ये दिया हुआ एक कि श्लोक है संस्कृत का कि मूसा क्रूसिबल एक पात्र होता है। बर्तन आपका जैसे घर में बर्तन होते हैं ना, वैसे ही एक बर्तन है जिसको मूसा या क्रूसिबल कहा जाता है। वो किस काम में यूज किया जाता है? वो काम लिया जाता है अन्य वस्तुओं को गलाने के लिए। ठीक है, उसमें डाल दी जाती है, चाहे उसको गर्म करे या कुछ अन्य प्रक्रिया द्वारा, तो जो चीजें उसमें डाली जाती है वो गल जाती है। ठीक है, और उसको बनाने में लिए क्या है, मिट्टी और लोहा यूज होता है। जो आपको मूसो क्रूसिबल बनाने के लिए जो पदार्थ यूज होता है ना, पात्र जिसमें अन्य डालकर अन्य वस्तुएं गलाई जाती हैं, तो किससे बना होता है? मिट्टी और लोहे से बना होता है। अब आपको क्या करना है, पाठ अध्याय आपका स्टार्ट होता है और दो बच्चों की बातचीत से स्टार्ट होता है कि ग्रीष्म अवकाश के बाद, मतलब जब भी उनके नेक्स्ट स्कूल स्टार्ट होते हैं नए सेशन के, गुलन और सित नई कक्षा में जाने के लिए उत्साहित हैं। वे अपनी कक्षा में प्रवेश करते और बातचीत आरंभ करते हैं। सीत पूछती, आज तुम स्कूल में क्या लाए हो? विषय वस्तु आपको समझ में आ रही होगी कि दो बच्चे हैं अपनी नई, मतलब पहली बार अगली कक्षा में स्कूल में आए हैं और वो आपस में बातचीत करते और पूछते हैं कि एक बच्चा दूसरे से पूछता है कि आप कक्षा में क्या आज नया चीज लेके आए हो? तो ये कहता है कि मेरे पास नई नोटबुक है, मेरे पास भी नई नोटबुक और पेन है। और कुछ समय बाद उनकी जो साइंस की टीचर थी, विज्ञान की अध्यापिका थी, उसकी क्लास में एंट्री होती है। अब वो क्या कहती है उनसे आने के बाद कि और विद्यार्थियों से बातचीत आरंभ कर देती है। वह उनका ध्यान दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली कई वस्तुओं की ओर आकर्षित करती है। कि दैनिक जीवन क्या होता है कि आपके तो रेगुलर जीवन जितने ना रोज का, कि सुबह उठना, स्कूल जाना, खाना पीना, सोना, रोज का जो जीवन होता है उसको हम दैनिक जीवन बोलते हैं। तो कहते हैं कि दैनिक जीवन में आने वाली कई वस्तुओं को आकर्षित करती है, मतलब उनकी बात करती है। वह पूछती है वस्तु एक दूसरे से किस प्रकार समान या किस प्रकार भिन्न है। कि पहला क्वेश्चन यही होता है कि उसने बताओ कि ये जो चीजें हैं, हमने सारी पेन है, पेंसिल है, जो चीज हम रोज डेली में यूज करते हैं, वो किस प्रकार से एक दूसरे से समान है या फिर अलग है। क्या उनमें इक्वलिटी है और क्या उनमें डिफरेंस है, ये चीज पूछा है। उनके आकार और रंग क्या क्या है, जब आप उन्हें स्पर्श करते हैं तो कैसा अनुभव करते हैं, कि उनका रंग कैसा है और उनका आकार कैसा है। जब हम उनको टच करते हैं तो आपको कैसा फील होता है, मतलब वो स्मूथ लगती है आपको, रफ लगती है, खुरदरी लगती है। ठीक है, इस प्रकार की क्वेश्चन पूछते हैं। क्या उनमें से कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं से भारी है? सभी वस्तुएं किसी न किसी सामग्री से बनी होती, जैसे कागज है, लकड़ी है, कपड़ा है, कांच, धातु, प्लास्टिक, मिट्टी इत्यादि। तो उसने मतलब ओवरऑल पार्ट की जानकारी बता दी कि हम इस अध्याय में क्या पढ़ने वाले हैं। हमें पढ़ने वाले हैं वस्तुओं के गुण भी, पदार्थों की अवस्था और किस प्रकार से वो एक दूसरे से अलग या सेम हो सकते हैं, उनकी जो विशेषताएं सभी चीजों की, जैसे चीज कोई चमकीली है या नहीं, खुरदरी है या नहीं, स्मूथ है या नहीं, तो वो सारी चीजें हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये आपका बेस बन चुका है। तो सबसे पहले देखिए, किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ या पदार्थों का मिश्रण सामग्री कहलाता है। कोई भी वस्तु आपको बनानी है और उसके लिए जो चीज आप प्रयोग करते हैं ना, ठीक है, वो क्या कहलाती है? सामग्री कहलाती है। क्या कहलाती है? सामग्री। आपको सब्जी बनानी, मान लेते हैं चाहे रोटी बनानी है, तो रोटी बनाने के लिए आपने जो चून और पानी और नमक जो प्रयोग किया है वो क्या है? उसके लिए सामग्री है। क्या है? सामग्री। बिल्कुल सिंपल भाषा में आप सब्जी बना रहे हैं, जो मसाले हैं और जो आपने सब्जी लेके आए वो सब क्या? उसके लिए सामग्री है। तो सामग्री आपको समझ में आ गया कि इस वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ या पदार्थों का मिश्रण। उसने कहा चाहे एक पदार्थ हो चाहे पदार्थ एक से ज्यादा हो, वो क्या कहलाएगा? सामग्री कहलाएगा। अब क्रियाकलाप दिया है, अपने आसपास पर दिखाई देने वाली वस्तुओं की एक सूची बनाए, उन सामग्रियों के नाम की तालिका 6.1 में लिखे जिससे वो बनी है। मतलब कि कुछ चीजें आपको लेनी है और वो देखनी हो किस किस चीज से बनी, मतलब सामग्री क्या है। तो अब कैसे आपको मैं अवलोकन करता हूँ सामग्री या सामग्री जिससे वो बनी है। कोई भी चीज ले लीजिए आपकी, ठीक है,
जैसे आपने ले ली कुल्हाड़ी, ले ली, क्या ले ली? कुल्हाड़ी से पता है कि इसमें लकड़ी और लोहे का प्रयोग हुआ। किसका? लकड़ी व लोहा भी। कुल्हाड़ी होगी ना आपकी। और कोई चीज लीजिए, आपका पेन ले लीजिए चाहे। पेन में आपने पता कि प्लास्टिक है, क्या है? एक तो प्लास्टिक है भी, और उसमें क्या लोहे की निब भी है ना, तो उसमें लोहा हो गया और आपकी स्याही हो गई भी। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। कोई भी चीज, आपकी नोटबुक ले लीजिए, नोटबुक किससे बनी है भी? जो आपकी नोटबुक है, कॉपी है, जिसको कॉपी बोलते हैं आप, वो किससे बनी? पेपर से। चाहे एक चीज हो, ये उसकी चीज होगी। प्रतिदिन के अवलोकनीय आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि वस्तुएं विभिन्न सामग्रियों से बनी होती है। तो उसने कहा कि जब हमने चीजें देखा तो हमने ये चीज नोट की कि जो वस्तुएं हैं आपकी अलग अलग सामग्री से बनती हैं। ठीक है, सारी वस्तुएं एक ही चीज से नहीं बनती हुई। प्रतिदिन के, ठीक है, आइए सामग्रियों के विषय में अधिक जानते हैं भी। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले पुराने मिट्टी के बर्तन 7000 से 8000 वर्ष पूर्व के गंगा के मैदानों में, लहुरा देवा और बलूचिस्तान में पाए गए वे। ठीक है, जो सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन है ना, वो आपको कहाँ पाए गए? देखिए, अब एक एक नंबर के क्वेश्चन जो आपके लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपके भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन कहाँ पाए गए हैं, तो वो आपके 7000 से 8000 वर्ष पुराने हैं। वो गंगा के मैदान लहुरा देवा और बलूचिस्तान मेहरगढ़ में पाए गए हैं। ऐसे आपके फैक्चुअल क्वेश्चन बोलते हैं जो एग्जाम में सीधे के सीधे पूछे जाते हैं। और एनसीईआरटी ऐसे ही, एनसीईआरटी को आप चैलेंज नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन आपका गलत भी होता, आप यहाँ से हो गए, वहां में गलत कर दिया, तो आप एनसीईआरटी कह सकते सर एनसीईआरटी में लिखा हुआ, वो भी न्यू एनसीईआरटी में। लगभग 4000 सामान्य संवत पूर्व सिंधु संस्कृति के मैदानों में कई क्षेत्रों में चाक घुमाकर बनाए गए मिट्टी के बर्तनों का निर्माण, रंगाई, विविध रंगों के सुरक्षात्मक या सजावटी लेप, जिन्हें स्लिप कहा जाता का अनुप्रयोग, सजावटी पेंटिंग इत्यादि तकनीकें विकसित। उसने कहा कि सबसे पुराने तो ये है भी बर्तन आपके, जो लहुरा देव और मेहरगढ़ बलूचिस्तान में प्राप्त हुए हैं भी। तो उसने कहा कि जो सजावटी लेप करते थे सुरक्षात्मक, ताकि गढ़े मिट्टी को खराब न हो, तो उसको कहा जाता था स्लिप भी। क्या कहा जाता था? स्लिप उसको कहा जाता था। तो आगे ये बताता है कि इस दौरान 2600 से लेके 1900 के बीच में भी, जो हड़प्पा सब बताती ना, 2600 लेके 1900 तक के दौरान और भी परिष्कृत हो गई। चमकदार लाल सतह पर काले रंग के डिजाइनों से जातमित पैटर्न भी, जातमित मतलब कि रेखाओं से संबंधित क्या पैटर्न उनसे बनाए गए, लाइनें वगैरह खींची गई। हंडिया, थाली, कटोरे और अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मिट्टी का सावधानी पूर्वक चुनाव कर उसे साफ किया जाता था। पहले क्या कहते हैं, मिट्टी को साफ किया जाता था अच्छी तरह। फिर उसे घूमते पहिए, जिसको क्या बोलते हैं? चाक भाई। क्या बोलते हैं? चाक बोलते हैं भाई। आकार दियांतर भट्टियों में पकाया जाता था। इस पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते थे। जो आप मिट्टी ले आया, आपने उससे कुछ आकृति बनाई, उस मिट्टी को क्या किया? पकाया, और उसको क्या बोला गया? टेराकोटा बोला गया भाई। इन बर्तनों का उपयोग भोजन पकाने से लेकर नाच, तेल, घी इत्यादि के भंडार तक विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता था। कुछ बहुत बड़े भंडारण पात्र और मिट्टी के अन्य पात्रों का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित किया गया है। तो ध्यान रखना कि राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ये भी आपका फैक्चुअल क्वेश्चन, ऐसे ही आपकी तैयारी धीरे धीरे होती जाएगी। एकदम से आप सभी क्वेश्चन याद नहीं कर सकते। तो आपको याद रखना कि सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन जो भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ मिले हैं? लहुरा देव और बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में आपको मिले, गंगा के मैदानों वाले भी। अब चीजों को हमें बांटना है भी। क्या करना है कि वस्तुओं को समूह में कैसे बांटे भी, तो ये चीज आपको देखनी है। तो क्रियाकलाप क्या करना है आपको कि चित्र में दिखाई गई वस्तुओं के किसी के गुण, समान गुण, जैसे आकार, रंग, कठोरता, कोमलता, चमक, द्युतिनता भी। ये द्युतिनता क्या होता है कि वो आपका होता है कि जिस वस्तु में चमक नहीं होती ना, उसको हम द्युतिनता बोलते हैं। ये चमक का उल्टा है द्युतिनता। और उसकी निर्माण सामग्री के आधार पर समूह में बांटे भी, ये चीजें हैं। इनको रंग के आधार पे, कि रंग दिन के अलग अलग, उसको हम बांट सकते हैं। और इनके किस चीज से बनी है उसके आधार पे हम बांट सकते हैं। और आकार के आधार पे बांट सकते हैं। कोई गोल है, कोई सीधी है, कोई किसी प्रकार की है, या फिर कोमलता के आधार पे। ठीक है,
चमक के आधार पे, द्युतीनता और उनकी निर्माण सामग्री के आधार पर हम उसको बांट सकते हैं कि जो लकड़ी से बने उसको अलग कर देंगे, पेड़ पौधों से बने उसको अलग कर देंगे, लोहे से बने उसको अलग कर देंगे, प्लास्टिक से बने उसको अलग करें। तो इस प्रकार हम इसको क्या करते हैं, अलग अलग से बांट सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे उस आधार पे बांट दीजिए। चाहे इसको चीजों को बनाने के आधार पे, आपने किस आधार पे बांटा, ठीक है, आपने अपने मित्रों के समान गुणों के आधार पर वस्तुओं के समूह बनाए, आपने तो इस गतिविधि से क्या सीखा भी, तो ये चीज आपसे पूछ रखी कि आपने किस आधार पे बांटा। अलग अलग आधार पे आप बांट सकते हैं। आपने देखा होगा एक वस्तु विभिन्न सामग्रियों से बनाई जा सकती है और कुछ सामग्रियों का उपयोग विभिन्न वस्तुओं को बनाने के लिए किया जा सकता है। इसने कहा कि आपने नोट किया होगा कि एक वस्तु है ना विभिन्न सामग्रियों से बनाई जा सकती, कि एक वस्तु आपकी, जैसे आपने स्केल लिया है, स्केल आपका प्लास्टिक से बनाया जा सकता है, स्केल आपका स्टील से बनाया जा सकता है, स्केल आपका लकड़ी से बनाया जा सकता है, ठीक है। और ये कहता है कि दूसरी चीज कहता है कि विभिन्न वस्तुएं एक ही चीज से, लकड़ी से ही क्या है, आपका स्केल भी बनाया जा सकता है, आपका दरवाजा भी बनाया जा सकता है, फर्नीचर भी बनाया जा सकता है, और भी बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है। तो कहता है कि एक वस्तु अनेक चीजों से और अनेक चीजों से और एक वस्तु से अनेक चीजें बनाई जा सकती है, बात इसने बताई है। वस्तुओं को समूह में व्यवस्थित करने की विधि को वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण भी वस्तुओं को क्या है, अगर आप किसी भी चीज को एक व्यवस्थित करते हैं समूह में तो उसको हम बोलते हैं वर्गीकरण भी। वस्तुओं को उनके समान गुणों के आधार पर समूह विभाजित किया जा सकता है कि उसके समान जो गुण होंगे ना उनके आधार पे हम उसको एक ग्रुप में डाल सकते हैं, चाहे वो आकार हो, चाहे रंग हो, चाहे आपका वो उसकी चमक हो, या फिर उसकी सामग्रियों की वो किस चीज से बना है। इस प्रकार हम कुछ गुणों के आधार पर सामग्रियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। आइए हम सीखते हैं। चलिए कि किस प्रकार से वर्गीकरण हमें करना। अब तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। कहीं भी किसी लाइन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं भी। विचार करें, गिलास बनाने के लिए हमें किन किन सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। चित्र में दिए गए रिक्त स्थानों के नाम लिखे हुए। तो किन किन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं भाई। तो सबसे पहले हम कांच, देखो कांच का प्रयोग शीशा, प्लास्टिक कर सकते हैं, प्लास्टिक का आपका हो जाएगा। लकड़ी का गिलास क्या काम आता है, लिक्विड चीज की तो काम नहीं आएगा, लेकिन ठोस पदार्थ हम उसमें रख सकते हैं भी। लोहे का भी, या फिर आप स्टील भी कर सकते हैं कि इन चीजों से आप क्या गिलास बना सकते हैं। ये चीज आपकी क्लियर हुई। आप आगे देखिए आपको क्या पढ़ना है। क्या खाना पकाने के लिए कागज जैसी सामग्री का उपयोग करना अच्छा होगा। कपड़े से बने गिलास का उपयोग जल रखने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें से कपड़ा जल को नहीं रख सकता, वो क्या है जल उसमें से निकल जाएगा भी, ठीक है। कपड़े में जल नहीं रुक सकता है क्योंकि छलनी जैसे काम करेगा। या फिर हम यहाँ से बोल सकते हैं कपड़े में जल धारण करने की क्षमता नहीं, मतलब जो जल को रोक सके भी। अर्थात खाना पकाने के लिए बनाने के लिए कागज जैसी सामग्री का उपयोग करना अच्छा विचार होगा, बिल्कुल भी नहीं भी। अगर अपने खाना पकाने के लिए आप कागज जैसी सामग्री से बने बर्तन करें तो जल्दी आग पकड़ लेंगे, आपको नुकसान वो पहुंचा सकते हैं भी, आग लगने की संभावना ज्यादा होगी। गिलास बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियों में जल धारण करने की क्षमता होनी चाहिए, मतलब कि जल को रोकने की उनमें क्षमता होनी चाहिए। यह कैसे निर्धारित किया जाए कि किसी वस्तु को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाना है। हम किसी वस्तु को बनाने के लिए सामग्री का चयन उसके गुणों और उसके प्रयोजन के आधार पर कर सकते हैं। तो मतलब कि हमें जो सामग्री का चयन करना है तो हमें ये देखना है कि हम वस्तु क्या बना रहे हैं और वो वस्तु काम किस काम में लेके आनी है भी हमें। तो दोनों चीजें हमें देखनी होगी, उसके आधार पे वस्तु करेंगे। गिलास वैसे तो आप कागज का बन जाएगा, लेकिन हमें है प्रयोग करना खाना बनाने के आसपास जहां आग की ज्यादा संभावना है, तो गिलास में हम क्या स्टील और लोहे का प्रयोग करेंगे, प्लास्टिक का भी ज्यादा यूज नहीं करेंगे। सिंपल हमें जहां खाना बनाने के लिए प्रयोग नहीं करना गिलास, वहां पे हम प्लास्टिक और आपने डिस्पोजल देखे होंगे तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं। हम किसी वस्तु के विभिन्न भागों को बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक पेन विभिन्न सामग्रियों से बना हो सकता है, प्लास्टिक, धातु और स्याही भी। तो इसने कहा कि जरूरी नहीं है
पूरी जो वस्तु है वो एक ही चीज से बनाएंगे। हम क्या कर सकते हैं कि एक वस्तु अलग-अलग चीजों से बना सकते हैं, उसके जो अंग हैं वो अलग-अलग पार्ट्स है ना, तो अलग-अलग चीजों से बन जाएंगे। जैसे आपका पेन ही है, आपकी निब देखिए पेन की, आपकी प्लास्टिक ये आपका ऊपर वाला हिस्सा कई बार लोहे का बना दिया जाता है, जो आपका सिक्का होता है अंदर, वो देखिए आपका कि प्लास्टिक से बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है कि एक चीज कई धातुओं से मिलकर बन सकती है भी। क्लियर हुई चीजें? विभिन्न खेलों की गेंदें बनाने के लिए भिन्न-भिन्न सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? उसने कहा कि अलग-अलग खेल की जो गेंदें हैं ना, जैसे क्रिकेट है, आपका फुटबॉल है, टेनिस है, बैडमिंटन है, तो बॉल होती है उसमें अलग-अलग प्रकार की सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है? जैसे आपकी वो गेंद है, टेनिस की बॉल रबड़ से बनाई जाती है, जो आपकी क्रिकेट की जो गेंद होती है ना, वो लेदर से बनाई जाती है, तो ऐसा क्यों हुई? क्या क्रिकेट की गेंद का उपयोग टेनिस खेलने के लिए किया जा सकता है? क्योंकि जो हम गेम खेल रहे हैं, जैसे आपका टेनिस की जो गेंद है उसमें थोड़ा-सा उछाल हमें ज़्यादा चाहिए, क्रिकेट वाले में इतना उछाल हमें नहीं चाहिए। फुटबॉल में और ज़्यादा उछाल चाहिए फुटबॉल की गेंद में। तो इस प्रकार से उनका जो साइज़ है और जो मटेरियल है उसकी जो विशेषताएँ गेंद की अलग-अलग होनी चाहिए। अलग-अलग होनी चाहिए अगर विशेषता, तो हमें मटेरियल भी अलग-अलग यूज़ करना होगा, वरना एक ही प्रकार से बना दी तो उसमें सेम प्रकार के गुण आ जाएंगे, क्योंकि क्रिकेट वाले गुण हमें टेनिस में नहीं चाहिए, टेनिस वाले हमें फुटबॉल में नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से अलग-अलग प्रकार की मटेरियल की गेंदें बनाई जाती हैं। आइए अब देखते हैं क्रियाकलाप। मैं 77 6 पॉइंट में एक ही आकार की लेकिन भिन्न-भिन्न सामग्री से बनी गेंदें दर्शाया गया है। एक-एक करके गेंदें लें और किसी नियत ऊंचाई से गिराएं भी। तो ये गेंद है जिस ऊंचाई तक गेंद उछलती है उसे तालिका 6.2 में अंकित करें। उस गेंद को पहचानें जो सबसे अधिक ऊंचाई तक उछलती है, तो 3वीं। ये आपकी टेनिस की गेंद है जिसे टेनिस खेलते हैं, ये आपकी क्रिकेट वाली है और ये हस्त व्यायाम की गेंद है, मतलब कि जो आप खेलते हैं ना, आम प्रयोग में लेके आते हैं वो गेंद है उछलने वाली भी। टेनिस की गेंद आपको बताना है कि मध्य अंत है नियमनता, इसका मध्य मिलेगा आपको। क्रिकेट की गेंद इसका आपको निम्न मिलेगा। हस्त व्यायाम की गेंद आपका इसका आपको उच्च मिलेगा, ये ज्यादा उछलेगी। ठीक है। खेल की गेंदों को अन्य गुणों पर कक्षा में चर्चा करें। उनका आकार, रंग, गठन, कठोर व मुलायम आपको इस आधार पर देख सकते हैं कौन सी कठोर है कौन सी मुलायम है, तो इस आधार पर भी आप कर सकते हैं। उनके रंग के आधार पर भी कर सकते हैं, वो कितनी ऊंचाई तक उछलती है वो आपने देख लिया। ये समझने का प्रयास करें कि किसी विशिष्ट खेल के लिए प्रत्येक गेंद कुछ निश्चित सामग्रियों से क्यों बनी होती है। तो मैंने आपको बताया क्योंकि उसमें जिस प्रकार की गेंद की आवश्यकता होती है, जो गुण गेंद में होने चाहिए वो उन्हीं सामग्रियों से आ सकते हैं, अन्य सामग्रियों से नहीं आ सकते। क्योंकि आपको बताया कि टेनिस में जो उछाल है वो बहुत ज्यादा चाहिए आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, मीडियम स्तर का चाहिए, लेकिन वो क्या होता है, इसलिए हम वहां पे लेदर की गेंद यूज नहीं कर सकते हुए। अब इसका अवलोकन कीजिए 6.4 का, वस्तुओं को यथासंभव विभिन्न विधियों से समूह में विभाजित कीजिए। सबसे पहले आपने इन वस्तुओं को उनके आकार या रंग या सामग्री से बनी है उनके आधार पर समूह विभाजित किया होगा भी। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए। तो आप देख रंग के आधार पे कर सकते हैं कि ये वस्तुएं आपकी ये वाली एक ग्रुप में आ जाएगी, ये एक ग्रुप में आ जाएगी। ठीक है, हमने सीखा कि वस्तु उनके गुणों के आधार पे वर्गीकृत किया जा सकता है। फिर इनकी आकृतियों के आधार पे कि ये एक जैसी एक में आ जाएंगी, एक जैसी एक में आ जाएगी, इसके आधार पे हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो उसने कहा कि हम वस्तुओं को वर्गीकृत करते हैं उनके गुणों के आधार पे कि उनकी क्या विशेषताएं हैं। उदाहरण के लिए घर की रसोई में हम सामान्यतः एक जैसे बर्तनों को एक साथ रखते हैं। जैसे आपने रसोई में अपना बर्तन रखने वाला देखा होगा, वहां जो आपके डिब्बे हैं वो एक जगह रखे हुए मिलते हैं, जो आपकी कटोरियां वो एक जगह रखी हुई मिलती है, थाली है एक जगह रखी हुई मिलती हैं। तो ये क्या है कि इसी प्रकार आप किसी दुकान में जाओगे, पंसारी वाले में चले जाना, फिर सभी प्रकार के मसाले एक कोने में की जो चीजें है ना उसकी व्यवस्थित मिलेगी भी, एक चीज एक जगह एक चीज एक जगह। तो ये क्या होता है, वर्गीकरण कर रखा उसने ताकि उसको अध्ययन करने में आसानी हो, उसको ढूंढने में आसानी हो। इसी प्रकार एक पंसारी सभी प्रकार के मसाले एक कोने में रखता है, दालें और अनाज दूसरे कोने में रखता है,
आप किसी भी दवा की दुकान पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि दवाओं की रखने की व्यवस्था कैसी ऐसी मिलेगी। जो पीने की दवाई होंगी वो एक साइड में मिलेगी, जो ट्यूब वगैरह वो एक साइड मिलेगी, या हो सकता है कि जो दर्द से संबंधित दवाएं वो एक साइड मिले। आपको आज समझ मतलब हर जगह आपको क्या मिलेगा, वर्गीकरण मिलेगा। आप लाइब्रेरी में जाइए स्कूल में कि जो हो सकता है 6th क्लास की बुक अलग हो, 7th की अलग रखी हो, या फिर इंग्लिश की अलग। आप अपने बुक को ही अपने बैग को देख लीजिए, दूर क्यों जा रहे हैं। बैग आपने देखा, नोटबुक अलग है, आपकी बुक्स अलग है, रफ नोटबुक अलग है आपने, और आपके पेन पेंसिल वगैरह आपने अलग रख रखे। आप ज्योमेट्री खोल के देखो, ज्योमेट्री में आपने वर्गीकरण कर रखा कि पेन एक साइड होंगे, पेंसिल इस साइड, रबड़ इरेजर सब आपने व्यवस्था कर रखी। तो क्या वर्गीकरण है भी। अब हम पढ़ते हैं सामग्रियों के भिन्न गुण भी। अब हम गुणों के बारे में, यहाँ से आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होती है कि आइए हम सामग्रियों के कुछ गुण जाने भी। क्या जाने? सामग्रियों के कुछ गुण हम जानते हैं। विभिन्न सामग्रियों से निर्मित वस्तुएं प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखती है। तो उसने कहा अलग अलग सामग्रियों से बनी चीजें होंगी ना, वो एक दूसरे से क्या है, अलग दिखेंगी। बिना पॉलिश की हुई ताजी कटी हुई लकड़ी का स्वरूप लोहे से बिल्कुल भिन्न होता है। उसने कहा कि जो लकड़ी है ना, लकड़ी से बनी हुई चीज है, कोई लकड़ी है तो वो लोहे से बिल्कुल अलग होगी। वही लोहा तांबे या एल्युमिनियम से भिन्न दिखता है। लोहा तांबा और एल्युमिनियम से अलग है, तथापि लोहा तांबा और एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती है जो उन्हें लकड़ी से अलग बनाती है। तो उसने कहा कि देखिए, अब चीजें क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि लकड़ी है भी, क्या है, लकड़ी, लोहा, तांबा, और कोई चीज दी थी क्या इसमें, एल्युमिनियम भी, ठीक है। ये चीजें, ये बात इसने कही है कि ये सारी अलग अलग हैं। ये क्या है, सारी अलग अलग है। लेकिन ये कहता है कि लोहे में कुछ ऐसी चीजें भी है, तो ये चारों अलग अलग और इनकी विशेषताएं भी अलग अलग है। लेकिन इसने कहा कि लोहे में कुछ ऐसी चीजें हैं जो तांबा और एल्युमिनियम से मिलती है, जिसके कारण ये इनके साथ तो ग्रुप बना लेगा लेकिन लकड़ी से अलग हो जाएगा। ये बात ये कह रहा है कि लोहे में कुछ ऐसी चीजें जो तांबा और एल्युमिनियम से तो मिलती हैं, लेकिन वो इन्हें लकड़ी से अलग कर देती है। बात इसने कही। देखिए, लोहा, तांबा और एल्युमिनियम में कुछ ऐसी समानताएं हो सकती है जो उन्हें लकड़ी से अलग बनाती है। मतलब इसमें कुछ समानताएं जो इन्हें लकड़ी से अलग कर देगी। आइए वस्तुओं को अलग अलग छांटने का प्रयास करते हैं। कागज, गत्ता, लकड़ी, चौक, तांबे का तार, एल्युमिनियम की पन्नी, पीतल, कांसा, स्टील आदि से बनी किन्हीं वस्तुओं के छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित कर ले। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े मान लेते हैं हमने एकत्रित कर लिए। अपने द्वारा एकत्रित की गई वस्तुओं को देखें, क्या इनमें से किसी वस्तु प्रकाश प्रकाश पर बैटरी मार के देखी दूर से, क्या वो चमकती है? या फिर उसको धूप में रख के देख लीजिए भी। उनके गठन, रंग और ध्यान देने योग्य अन्य विशेषताओं का अवलोकन करें। उनके स्वरूप के आधार पर समूह में विभाजित कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में लिखे भी। ठीक है, तो ये आपको बताया था कि जिनकी सामग्री प्राय चमकदार होती है ना, ठीक है। तो उसने कहा कि आप पहले ये आपको बता देता हूं मैं। उसने कहा कि आपको चेक करना कि इसमें से कौन खुरदरी है कौन चिकनी, खुरदरी चिकनी लिख देना भी। ठीक है, तो इस प्रकार से। तो पहले हम बात करते हैं जिन सामग्रियों की सतह प्राय चमकदार होती है उनका स्वरूप द्युतिमय, इसको बोलते हैं द्युतिमय भी। चमकदार, मैंने बताया था ना, चमकदार का जितनी ज्यादा चमकदार उतनी ज्यादा द्युतिमय भी होता है। चमक वाली ऐसी सामग्री सामान्य धातु की होती है। धातुओं के उदाहरण उसने कहा, जो चमकदार वस्तुएं होती है ना, वो आपकी मैक्सिमम धातु की होती है। लोहा, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम, सोना आदि होती है। ताकि बच्चे के मन में कुछ ना था, क्या सभी चमकदार वस्तुएं धातु होती है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सभी चमकदार वस्तुएं धातुएं नहीं होती, आपको ध्यान रखनी है चीज भी। कुछ धातुएं हवा और नमी के प्रभाव के आने के कारण अपनी चमक खो देती है। ये फीकी एवं द्युतिहीन दिखाई देती है। द्युतिहीन मतलब उनमें से चमक क्या है, गायब हो चुकी है। द्युतिहीन का मतलब चमक गायब हो चुकी है, दिखाई देने लगती है। परिणाम स्वरूप हम प्राय केवल उनकी ताजी कटी हुई स्तों पर ही चमक देखते हैं। द्युतिहीन सामग्रियां वे होती है जिनकी सतह चमकदार नहीं होती। द्युतिहीन सामग्रियों के कुछ उदाहरण कागज, लकड़ी, रबड़, जूट इत्यादि। मतलब कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो चमकदार नहीं होती। चमकदार जो वस्तुएं नहीं होती उनको द्युतिहीन बोलते हैं।
ठीक है। उसने कहा कि जो धातु है ना, ये कुछ समय बाद जो हवा और नमी के संपर्क में आने के बाद ये जैसे लोहे को जंग लग जाएगा तो चमकदार नहीं रहेगी। उसने कहा ये चमकदार जब ही दिखाई देगी जब इन्हें ताजा काटते हैं ना, तो ये जहां से कट लगेगा वहां से ताजा दिखाई देगी, मतलब चमकती हुई दिखाई देंगी। और दूतीहीन जैसे आपका कागज, लकड़ी, रबर, जूटे, दूतीहीन। एक पुरानी कहावत है, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। तो उसने कहा कि सभी चमकदार सामग्रियां धातु नहीं हो सकती भाई। कुछ सामग्रियों की सतह पर पॉलिश करके उसे चमकदार बनाया जाता है, कुछ अन्य को प्लास्टिक, मोम या किसी अन्य पदार्थ की पतली परतों से लेपित किया जाता है जिससे वे चमकदार दिखती हैं। ये सामग्रियां धातु नहीं हो सकती। हमने कहा कि धातु चमकदार होती है, लेकिन हर चमकदार वस्तु धातु नहीं होती। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। उसने कहा कि अलग-अलग तरीके हैं, जैसे हमने किसी पे पेंट मार दिया तो उस चीजों को चमकदार हम बना सकते हैं, और कोई अन्य सामग्री का लेपन कर दिया तो उसको हम क्या चमकदार बना सकते हैं, लेकिन चमकती हुई हर चीज धातु नहीं होती, लेकिन धातु जरूर चमकती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है भी कि धातु काटेंगे ना तो चमकती हुई प्रतीत होंगी भी। तो कौन सी सामग्रियां कठोर होती है, तो ये चीज हम देखेंगे अगले पार्ट में, कि अगला पार्ट हमारा आएगा, क्योंकि धीरे धीरे हम करके शायद 3 पार्टों में लेसन कंप्लीट होगा। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।